हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। हमारा कल टॉपिक देखा था आपने, राष्ट्रपति के बारे में हम बात कर रहे थे। पढ़ा था हमने राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में पढ़ा, हमने निर्वाचन पढ़ा, हमने उसके वेतन के बारे में पढ़ा, हमने उसके शपथ के बारे में पढ़ा, हमने उसके कार्यकाल के बारे में पढ़ा और कुछ बातें और हमने पढ़ा है। और आगे की ओर हम बढ़ते हुए आगे चल रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक तो वही चलता रहेगा, राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति काफी बड़ा टॉपिक है, कोई छोटा टॉपिक नहीं। हम उसकी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे ऐसे ही, लेकिन अब हम राष्ट्रपति को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति अब 25 जुलाई हमेशा ही 25 जुलाई से शपथ लेता है। 25 जुलाई को ही क्या लेता है, शपथ लेता है। ये कब से ये परंपरा है? ऐसा हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेगा, नहीं। ऐसा परंपरा बना दी। और परंपरा कब से बनी है? नीलम संजीवन रेड्डी से। ये जब राष्ट्रपति बने थे, इन्होंने 25 जुलाई को शपथ ली थी, 25 जुलाई को। इसके बाद से जितने भी प्रेसिडेंट बने वो सब 25 जुलाई को शपथ लेने लग गए। तो अब नीलम संजीवन रेड्डी जब राष्ट्रपति बना, उसके बाद से ये खुद भी 25 जुलाई को शपथ ले। इसके बाद के सभी प्रेसिडेंट 25 जुलाई को शपथ लेने लग गए और आज भी ऐसी परंपरा है। लेकिन ये 25 जुलाई वाली बात हमारे संविधान में कहीं भी नहीं लिखी हुई है। ये हम लोग वैसे ही परंपरा बना रखे हैं, ये बातें आप जानेंगे। इनके अलावा राष्ट्रपति पद पर रहते हुए, ये पद है राष्ट्रपति का, इस पर रहते हुए आप कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। और विशेषाधिकार क्या प्राप्त होते हैं, ये देखो, प्रेसिडेंट के विशेषाधिकार। पहली बात, पहला विशेषाधिकार, पद पर रहते हुए राष्ट्रपति के खिलाफ आप कोई कोर्ट में याचिका डाल नहीं सकते। आप उनके खिलाफ दीवानी, उनके खिलाफ फौजदारी जो मामले होंगे के खिलाफ नोटिस पत्र जारी नहीं कर सकते। हाँ, कुछ दीवानी मामले हो सकते, सिविल मामले, इनमें याचिका डालने से पहले आप 14 दिन पहले राष्ट्रपति को क्या देना पड़ेगी, सूचना देनी पड़ेगी आपको पहले। लेकिन पद पर रहते हुए आप उनके खिलाफ न कोई याचिका डाल सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला नहीं जा सकता उनके खिलाफ, न कोई फौजदारी मामला लगा सकते हो उनके खिलाफ, न कोई दीवानी मामला लगा सकते हो। ये उनको एक तरह से विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। आगे बात करेंगे अपन, अब एक शॉर्ट लाइन में बात करेंगे। ये चीज तो हो गई राष्ट्रपति के बारे में। शॉर्ट लाइन देखो, मारवाड़ी से मैं समझाऊंगा आपको कि भाई भारत है, ये देश है भारत। बोला भाई भारत में एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति का पद होगा भारत में, और जो राष्ट्रपति बनेगा उसी के नाम से संघ की सारी शक्तियां लिखी हुई, संघ शक्तियां उसी के नाम से होंगी। और एक बार राष्ट्रपति बनेगा, वो राष्ट्रपति बनेगा, उसका निर्वाचन होगा। और निर्वाचन किसके माध्यम से होगा? निर्वाचक मंडल के माध्यम से, ये बोला। और निर्वाचन करने के लिए एक प्रक्रिया होगी, जो भी प्रेसिडेंट बन रहे हैं निर्वाचन करने के लिए एक प्रक्रिया होगी, ये हो गया। उसके बाद बोला कि जो राष्ट्रपति बनेगा उसका कार्यकाल भी होगा। क्या होगा भाई? कार्यकाल। और एक बार राष्ट्रपति जो बन गया वो दोबारा भी बन सकता है, यानी आप पुनः भी बन सकते हो, पुनः योग्य हो आप। और जो राष्ट्रपति बन गया पुनः योग्य है, तो इस पद के बारे में कुछ सेवा शर्त है। सेवा शर्त होगी पद की, प्रेसिडेंट के पद की। इनके बाद जो राष्ट्रपति बन रहा है उसकी योग्यता भी होगी, हर कोई नहीं बन सकता, उसकी उम्र वगैरह बताएंगे, योग्यता होगी। और जो राष्ट्रपति बन रहा है
उनको शपथ भी दिलाई जाएगी। शपथ दिलाएंगे। शपथ दिलाने के बाद यदि वो संविधान के नियमों का दुरुपयोग करेगा तो हम उनको पद से हटा भी सकते हैं, यानी हटाने का प्रावधान भी होगा, जो क्या था, महाभियोग प्रक्रिया। और यदि खाली हो जाएगा पद 5 वर्ष के बाद तो दोबारा क्या होंगे, चुनाव। ये बताया गया था हमारे संविधान में 52 से लेकर ठीक 62 तक हमारे राष्ट्रपति के बारे में बताया। 52 में क्या लिखा, पद हो गया अनुच्छेद 52। 53 में क्या लिखा, शक्तियां। 54 में निर्वाचक मंडल। 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया। 56 में कार्यकाल। 57 में पुनः योग्य और 58 में योग्यता। कार्यकाल लिख दिया हमने 55 निर्वाचन प्रक्रिया 55 में, कार्यकाल 56 में, पुनः योग्य होगा वो 57 में, पद की सेवा शर्तें हैं वो लिखेंगे हम 59 में, और जो योग्यता है वो लिखेंगे हम 58 में। 59 में पद की सेवा शर्त, 58 में योग्यता और 60 में बताया शपथ, फिर 98 के प्रावधान, 61 में और 62 में दोबारा चुनाव। हो गया हमारा पूरा राष्ट्रपति। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक बच रहा है, छोटा क्यों, बड़ा ही मानेंगे, राष्ट्रपति की शक्तियां। ये बात हमारी है। अब सुनो भाई, राष्ट्रपति की शक्तियां। हमारे प्रेसिडेंट की शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियां। देखिए शक्तियों का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 53 में कर रखा है, और क्या लिखा हुआ है कि संघ सरकार की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के नाम से निहित होंगी, लेकिन वो स्वयं न करके अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से शक्तियों का प्रयोग करेगा। ये बात हमारे संविधान के अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है। इसका मतलब केंद्र सरकार की, संघ सरकार की जितनी भी शक्तियां हैं, वो सभी शक्तियां हमारे प्रधानमंत्री के नाम से न लिख के हमारे राष्ट्रपति के नाम से लिखी हुई है। लेकिन राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग खुद नहीं करता है, स्वयं इच्छा से नहीं करता है, बल्कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इन शक्तियों का प्रयोग करता है। ये बात कहाँ लिखी है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 53 में की राष्ट्रपति, संघ सरकार की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के नाम से निहित होंगी, लेकिन वो स्वयं इन शक्तियों का प्रयोग न करके अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से शक्तियों का प्रयोग करेगा। ये बात हमारे संविधान के अनुच्छेद 53 में लिखी हुई है। तो संघ सरकार की हर प्रकार की शक्ति, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो वित्तीय हो, चाहे वो न्यायिक हो, चाहे वो विधायी हो, हर प्रकार की शक्तियां हमारे राष्ट्रपति के नाम से लिखी हुई है। आगे देखिए, राष्ट्रपति की शक्तियों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, और 2 भाग कौन से हैं, एक तो है सामान्यकालीन शक्तियां, और दूसरी होती है आपातकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियां और दूसरी आपातकालीन शक्तियां, ये राष्ट्रपति के नाम से निहित है और ये केंद्र सरकार को प्राप्त है। सामान्यकालीन शक्तियों को हम फिर 4 भागों में बांट सकते हैं, मोटे तौर पर मुख्यतः कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। ये आपातकालीन शक्तियों को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। ये 3 भागों में बांटी हुई है हमारी शक्तियां। आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख कर रखा है 352 से लेकर 360 तक,
ये बात हम विस्तार से समझेंगे आगे। लेकिन जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं उनको दो भागों में बांट रखा है, सामान्यकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियों को तीन भागों में, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। ठीक ऐसे ही सामान्यकालीन शक्तियों को चार भागों में बांट रखा है मोटे तौर पर, कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति और वित्तीय शक्ति और न्यायिक शक्ति, ऐसे चार भागों में बांट रखा है। हम इनको बारीकी से समझेंगे तो शायद हमें बहुत कुछ समझ में आएगा और एक गहराई से समझ, लेकिन लंबे समय तक आप बने रहें। अब बात करेंगे हम कार्यपालिका शक्तियां। कार्यपालिका शक्तियों को पढ़ेंगे आज के टॉपिक में सिर्फ, एक बार आप ये नोट कर सकते हो। लेकिन राष्ट्रपति की सभी शक्तियां किस में लिखी हुई? हमारे संविधान के अनुच्छेद 53 में लिखी हुई। कार्यपालिका, विधायी और वित्तीय और न्यायिक शक्ति ये राष्ट्रपति की है। पहली शक्ति बात करेंगे कार्यपालिका शक्ति। किसकी है? प्रेसिडेंट की। कार्यपालिका शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियों में हम छोटे छोटे बिंदुओं के तौर पर पढ़ेंगे। पहली बिंदु क्या है कि संघ सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे। राष्ट्रपति के नाम से होंगे। संघ सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे या राष्ट्रपति के नाम से संचालन होंगे। संघ सरकार के समस्त कार्य किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति के नाम से। और ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 77 में लिख रखा है कि संघ सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से नहीं तो होंगे, राष्ट्रपति के नाम से होंगे। कार्यपालिका शक्ति में और हम क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होना, क्योंकि हमारी जो संसद होती है, संसद है ये, इस संसद में तीन अंग हैं। तीन अंग कौन कौन से? एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है और तीसरा है राष्ट्रपति। तो इन तीनों से मिलकर हमारी संसद का निर्माण हो रहा है। ये बात किसमें लिखी हुई है? हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में लिखी हुई है। तो राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है। आगे देखिए, अगली कड़ी में हम क्या समझ सकते हैं? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, यानी लोकसभा में। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। और केवल नियुक्त ही नहीं करता है, उसको क्या दिलाता है? शपथ भी दिलाता है। लेकिन शपथ प्रधानमंत्री की नहीं होती है, वो मंत्री के रूप में उसको शपथ दिलाई जाती है। लेकिन वो लोकसभा में क्या होगा? बहुमत दल के नेता। और हमारी बात किसमें लिखी हुई है? अनुच्छेद 75 में लिखी हुई। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत या लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में क्या करेगा? नियुक्त करेगा और क्या दिलाएगा? उसको शपथ दिलाएगा। प्रधानमंत्री को कभी भी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ नहीं दिलाई जाती है, बल्कि उसको एक मंत्री पद के रूप में शपथ दिलाई जाती है और वो राष्ट्रपति दिलाता है। और ये सारी बातें लिखी है 75 में। और राष्ट्रपति ये कार्य अपने कार्यपालिका शक्ति के तहत ही कर रहा है राष्ट्रपति। आप मेरे से पूछेंगे कि सर लोकसभा में बहुमत दल का नेता न हो या वो राज्यसभा का सदस्य हो। हाँ, वो हो सकता है सदस्य राज्यसभा का। ऐसा नहीं है कि लोकसभा का सदस्य ही प्रधानमंत्री बन, नहीं, राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन वो नेता कहलाएगा लोकसभा का। ठीक है, ऐसे ही अगली कड़ी में बात करेंगे तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दिया। आगे सुनिए, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्री परिषद का गठन करता है। और गठन ही नहीं करता है कि मंत्रियों को शपथ भी दिलाता है। शपथ पद और दूसरी है गोपनीयता, दो प्रकार की उनको शपथ दिलाते हैं। ये बात हमारे किस में लिखी हुई है? संविधान के अनुच्छेद 74 में लिखी हुई है। अनुच्छेद 74 में
क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का हेड होगा प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का हेड प्रधानमंत्री होगा। लेकिन उस मंत्री परिषद का निर्माण राष्ट्रपति कर रहा है, लेकिन वो किसकी सलाह पर, किसकी सिफारिशों के आधार पर, प्रधानमंत्री की सिफारिशों के आधार पर। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रधानमंत्री है, ये प्रधानमंत्री जिन जिन व्यक्तियों को मंत्री बनाना चाहते हैं उनके नामों की सूची तैयार करेगा, तय करना, सूची तय करेगा। कौन कर रहा है, प्रधानमंत्री। तय करने के बाद प्रधानमंत्री इस सूची को किसके पास भेज देगा, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति इस सूची के आधार पर ही मंत्रियों को नियुक्त करता है और मंत्रियों को पद की और मंत्रियों को गोपनीयता क्या दिलाता है, शपथ। ये काम भी हमारे राष्ट्रपति करता है। अब ये मंत्री परिषद किसको सलाह देगी, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को सहायता सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसका हेड होगा प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति मंत्री परिषद के निर्माण में अपनी तरफ से कोई भूमिका नहीं निभाता है। अमूमन वो उन व्यक्तियों को ही मंत्री बनाता है जिनके नामों की सूची राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री ने दी है कि फलाने 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 व्यक्ति को मंत्री बनाना है, और उनको पद एवं गोपनीयता की शपथ दिला दी जाती है। न कि अपनी इच्छा से उसमें फेरबदल करना, वो कुछ नहीं कर सकता। फेरबदल करना है, किसको मंत्री बनाना है, ये सारा कार्य हमारे प्रधानमंत्री के हाथों में होता है और प्रधानमंत्री उस पूरी मंत्रिमंडल की हेड होता है, प्रधान होता है। और ये मंत्रिमंडल है, ये मंत्री परिषद है, ये राष्ट्रपति को सहायता देंगे, सलाह देंगे, सहायता वगैरह सलाह देने का कार्य करते हैं। इसमें आगे देखिए, पहले क्या था कि राष्ट्रपति को एक बार मंत्री परिषद सलाह दे दी जाती थी। मंत्री परिषद के द्वारा राष्ट्रपति को एक बार सलाह दे देते हैं तो राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, वापस भेज सकता है राष्ट्रपति। लेकिन इंदिरा गांधी के समय इस जो प्रावधान है कि राष्ट्रपति को जो मंत्री परिषद सलाह दे रही है, इस मंत्री परिषद की सलाह को वो वापस भेजना, रिकॉल कर सकता है। ये इससे पहले प्रावधान था, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने इसके ऊपर अंकुश लगा दिया, बंद कर दिया, समाप्त कर दिया, स्थगित कर दिया। लेकिन जैसे जनता पार्टी की सरकार बनती है तो इसको वापस बहाल किया गया और कहा गया राष्ट्रपति को मंत्री परिषद सलाह दे रही है किसी भी क्षेत्र के लिए, किसी भी कार्य के लिए, तो राष्ट्रपति एक बार उस सलाह को वापस भी मंत्री परिषद के पास भेज सकता है। यदि उसे लगता है कि उचित नहीं है, सही नहीं है, तो वो रिकॉल कर सकता है, एक बार रिकॉल कर सकता है। ये कहा गया, आज भी यही प्रावधान है, आज भी हमारे संविधान में ये बातें लिखी है। और ये सब बातें किसमें लिखी है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 74 74 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसका हेड कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। और मंत्री परिषद का निर्माण करने की सूची वगैरह तय करने का काम है हमारे राष्ट्रपति का काम। ये सब कार्य भी राष्ट्रपति कार्यपालिका के आधार पर कर रहे हैं। और लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है और उनको शपथ दिलाता है। ये बात हमारे 75 में। और संघ सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से नियुक्त होंगे। ये हमारे किसमें लिखा है, संविधान के 77 77 में ये बातें हमारी लिखी हुई है। इनके अलावा हम आगे बात करेंगे राष्ट्रपति महान्यायवादियों की नियुक्ति करता है। इनको नियुक्त करना, ये कार्य भी राष्ट्रपति का ही है। राष्ट्रपति नियंत्रक महालेखा प्रेक्षक होते हैं, ये महान्यायवादी वगैरह तो है चिंतन। नियंत्रक महालेखा प्रेक्षक है, उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। सभी राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल को नियुक्त करना, ये काम भी हमारे राष्ट्रपति का ही है। नियुक्त करना राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति के तहत ही। हमारे जो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस है,
इसके जो अध्यक्ष होंगे, अध्यक्ष और जो अन्य सदस्य होते हैं, अन्य सदस्य को नियुक्त करने का काम करता है राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। राष्ट्रपति जो संघ लोक सेवा आयोग होते हैं, इनके अध्यक्ष अन्य सदस्य को नियुक्त करता है। निर्वाचन आयोग होता है, हमारा इलेक्शन कमिश्नर होता है, केंद्रीय सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, उसको नियुक्त करने का काम करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, इसको नियुक्त करता है हमारे प्रेसिडेंट ही करता है। ये काम भी राष्ट्रपति का ही है कार्यपालिका शक्ति के तहत। इनके अलावा हम बात करें कि राष्ट्रपति का ये भी कर्तव्य, ये भी अधिकार है कि चाहे तो वो प्रधानमंत्री से किसी भी मामले की सूचना प्रदान कर सकता है, ले सकता है। देखिए भी आगे हमारे एक अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 78। ये साफ साफ शब्दों में राष्ट्रपति और जो प्रधानमंत्री होता है, एक तो राष्ट्रपति और दूसरा होता है प्रधानमंत्री, इसके संबंधों को दर्शाता है। यदि आपको प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंध को देखना है, पढ़ना है, तो आपको किसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा? अनुच्छेद 78 के ऊपर। ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों को दर्शाता है, हमें बताता है। देखिए इसमें क्या बात लिखी हुई है, इसी में पहली बात क्या लिखी हुई है, ये राष्ट्रपति है, ये प्रधानमंत्री से कोई विधि निर्माण कानून निर्माण की जानकारी ले सकता है। ये प्रशासनिक संबंधी जानकारी ले सकता है चाहे तो ये। इनके अलावा कोई ऐसा प्रस्ताव, कोई ऐसा फैसला या प्रस्ताव जिनके ऊपर अभी मंत्रिपरिषद ने चर्चा नहीं की है, मंत्रिपरिषद ने चर्चा नहीं किया, फैसला नहीं लिया है, तो इसको, उस फैसले को मंत्रिपरिषद के सामने रखवाने के लिए आदेश दे सकता है। ये काम कौन करेगा? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से विधि निर्माण, कानून निर्माण के संबंध में कोई जानकारी ले सकता है, प्रशासनिक संबंधी कोई जानकारी प्राप्त कर सकता है, कोई ऐसा प्रस्ताव, कोई ऐसा विधेयक जिनके ऊपर मंत्रिपरिषद ने फैसला नहीं किया अभी, उस फैसले को वो प्रधानमंत्री के पास भी रख सकता है। मतलब प्रधानमंत्री को कहेगा कि आप ये फैसला मंत्रिपरिषद के पास रखिए, ऐसा वो कहेगा। इनके अलावा और भी कोई सूचना लेना चाहता है राष्ट्रपति, तो वो प्रधानमंत्री से ले सकता है। और प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि जो जो सूचना राष्ट्रपति ने मांगी है वो सभी सूचनाएं राष्ट्रपति को देना। ये जिम्मेदारी किसकी है? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की, प्रधानमंत्री की, ये हमारे देश में जिम्मेदारी होती है। ये साफ साफ शब्दों में हमारे राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों को दर्शाया जाता है। कार्यपालिका शक्ति हमारे को पता चल रही। और एक हमने पढ़ा ही है कि निर्वाचन आयोग होगा, निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त होते हैं उनको नियुक्त करने का काम भी हमारे राष्ट्रपति करते हैं। अब निर्वाचन आयुक्त होता है, उसके बारे में लिखा हमारे संविधान के अनुसार 324 से लेकर 329 तक। ठीक है, हम कल पढ़ेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, फिर पढ़ेंगे वित्तीय शक्तियाँ, और फिर पढ़ेंगे न्यायिक शक्तियाँ, और फिर लास्ट में पढ़ेंगे हम आपातकालीन शक्तियाँ। इसके साथ साथ हमारा हो जाएगा मुख्य कंप्लीट हो जाएगा।